स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार में इस वक्त अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन जरूर है, लेकिन बेंचमार्क्स में कमजोरी का रुझान तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन ये कमजोरी जो है कहां से आ रही है? बैंक निफ्टी ज्यादातर अगर देखेंगे कमजोरी क्योंकि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, वहां से डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है। और अपनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कमजोरी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो खुद के ट्रिगर पॉइंट्स भी है। और मंडे मार्केट में जिस तरह के मूव्स देखने को मिले उसके ठीक बाद कल का ब्रीदर और आज का ये डेंट, ये एक रैशनल अप्रोच भी कह सकते हैं मार्केट का कि एंट्री अपॉर्चुनिटी भी देने की कोशिश कर रहा है मार्केट। बहरहाल अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें, सेक्टर्स हैं, मेटल है, डिफेंस क्षेत्र है, ये सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। और जब हम बात कर रहे थे तब कुछ और नतीजे भी आ रहे थे जिसका जिक्र आगे हम करेंगे, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर ये कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द डे। आज बाजार खुलने से ठीक पहले इसे टच बेस किया था, हमने आपको बताया था कि गार्डन रीच शिप बिल्डर के नतीजे हैं, नंबर्स काफी अच्छे हैं और मुनाफे के फ्रंट पर परसेंटेज वाइज नहीं 2 गुना 2x बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर भी करीब 7% से 13% मार्जिन बढ़ते हुए दिखे। तो हर लिहाज से पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, और वो पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स का इंपैक्ट है जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर के स्टॉक प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मेटल शेयरों की चमक है। आज के सत्र में जो भी सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के चलते, अब ग्लोबल मार्केट में जो मूड माहौल है, जो न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका एक इंपैक्ट है जो कि मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। तमाम मेटल से जुड़ी कंपनियां, टाटा स्टील, सेल, नाल्को, जिंदाल स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों का एक इंपैक्ट मिलता हुआ और इसी के चलते 3 से 5% तक की तेजी ये सारे मेटल स्टॉक्स में देखी जा रही है। लेकिन इसके अलावा रेलवे काउंटर्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टॉक्स में रेलटेल, एयरकॉन, टीटागढ़ वेगन, जुपिटर वेगन, ये सारे स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट 3 से लेकर 7% तक की तेजी रेलटेल के स्टॉक में आप देखिए 7% के गेन्स यहां पर क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए जबरदस्त एक्शन के बीच पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर जो है आज के सत्र में परफॉर्म करता हुआ। सो वो सारे सेक्टर्स हैं, हर रोज हम फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, आईटी, ऑटो, इन सारे सेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन आज इन सेक्टर्स से अलग जो सेक्टर्स कामकाज कर रहे हैं वो रेलवे का सेक्टर है, डिफेंस क्षेत्र है। डिफेंस क्षेत्र तो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स फेवरेट भी हो चला है और ट्रेडर्स फेवरेट भी, बिकॉज काफी मूड और मोमेंटम डेवलप होता हुआ हर दिन लगातार दूसरा सेशन जब डिफेंस में एक्शन हम देख रहे हैं। फार्मा स्पेस में चुनिंदा कंपनियां हैं जो कि रिजल्ट बैक्ड एक्शन दिखा रही हैं। जीएसके फार्मा कंपनी के नतीजे आए, क्वार्टर 4 में कंपनी के मुनाफे में 35% की बढ़त देखने को मिली और यही बढ़त थी जिसके चलते स्टॉक में हमने बढ़िया मूव्स के साथ कामकाज देखा। सो फार्मा स्पेस में सिलेक्टिव होकर कामकाज इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस राइट्स इशू से 1500 करोड़ जुटाने की योजना यानी कि फंड रेजिंग की योजना बनाकर चल रही है कंपनी और इसी के चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस का स्टॉक भी फोकस रेडार में है। करीब 3-3.25% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। सो क्लियरली रिजल्ट का एक्शन नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट से जो ट्रिगर्स और डेवलपमेंट्स है उसके चलते मेटल, फार्मा जैसे स्टॉक से जहां पर मूव्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही डिफेंस क्षेत्र की अपनी ही चाल। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी राइट्स लिमिटेड के अभी ताजा नतीजे आए, नतीजे रेवेन्यू के फ्रंट पर पॉजिटिव नजर आ रहे थे, साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे थे और इसी का एक इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 3% की तेजी। जस्ट अभी जब हेडलाइंस हम पढ़ रहे थे तब नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे हैं। आगे बुलेटिन में एक्सपर्ट से इस पर राय भी जानेंगे, लेकिन चलिए बाजार पर किस तरह की रणनीति है और साथ ही आज के लिए स्ट्रैटेजी एफएनओ चेक वायदा बाजार के संकेत एक बार अभिषेक से समझते हैं। मानसी, आज देखिए लगातार दूसरे दिन कंसोलिडेशन बाजार में हो रहा है और एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली होगी, आज देखना होगा कि एफआईएस के आंकड़े किस तरह से आते हैं, क्योंकि एक ही झटके में लॉन्ग होल्डिंग बहुत तेज गिरावट आई है और जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में सुलह हुई है, आगे और इससे शायद बेहतर होंगे, तो शायद हो सकता है कि एफआईएस का मोह थोड़ा सा भंग हो, ये एक रिस्क है। अदरवाइज बाजार के मोमेंटम में अभी कोई ऐसा कोई डेंट नहीं आया है, कंसोलिडेशन वाला फेज है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो खपत वाले जो सेगमेंट हैं, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, सिलेक्टिव फार्मा हो गया, वहां पर आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी कमजोरी हो रही है। और अगर हम तेजी की बात करें तो आईटी कल के ब्रीदर के बाद आज एक्शन में लौटा है। रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत हम सिलेक्टिव बाइंग देख रहे हैं, लेकिन एफआईएस के आंकड़े बड़े क्रूशियल होंगे।
जो युद्ध विराम हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये हो तो गया है। उसके बाद बाजार ने एक शार्प रिएक्शन भी दिया। अब 2 दिन थोड़े ठंडे बीते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यूरोपीय बाजार जो खुले हैं वो भी बहुत बाजार को सपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं। वहां पर कमजोर शुरुआत हुई है और डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर, वहां से भी थोड़े सपाट संकेत हैं। जिनका ग्लोबल लिंकेज है वहां प्रदर्शन आपको बेहतर दिखेगा। मेटल आपको ठीक दिखेंगे, कमोडिटीज का प्रदर्शन ठीक है, क्रूड में भी इसी तरह से उछाल आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,500 और 24,400 इस रेंज में फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर 24,100 से लेकर 24,000 के रेंज में फिर निफ्टी वहां तक जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 24,800 के आसपास दिख रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,000 पर मजबूत सपोर्ट फिलहाल देख रहा है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,900 और 55,000, यानी कि जिस लेवल के ऊपर हमने देखा था निफ्टी बैंक को परसों, अब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर शॉर्ट टर्म में काम करेगा। बड़ी क्रूशियल चीज ये होगी कि देखना होगा कि एफआईज के जो डेटा हैं कैश के या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी, वो किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज कोई डेंट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड करने की लोगों को सलाह है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि निफ्टी में इस वक्त क्या स्ट्रेटजी लेनी है। मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर स्वदेश पर। जतिन, आप जरा बताइए, एक बार गाइड कीजिए, किस तरह का इंडेक्स में आप ट्रेड देख रहे हैं, कहां कंफर्ट आपका अलाउ कर रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 24,600, 24,550 जो पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट दे रहा है एज पर रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन अराउंड दी ब्रेकआउट पॉइंट बहुत ही अच्छा साइन है। एक कंट्रोल्ड, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से देखने मिली। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पे हमें अच्छी खासी तेजी या तो बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें निफ्टी में ऊपरी स्तरों पे एक रिजम्पशन ऑफ दी अपमूव देखने मिल सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए ये जो डिप आया है उसमें हम बाइंग की ही सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस या तो फिर क्रूशियल सपोर्ट्स की बात करूं तो हमें लगता है कि निफ्टी में 24,500, 24,450 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। इमीडिएटली हमें लगता है कि 24,850 और 25,000 के लेवल्स ऑन दी अपसाइड हमें जब ये अपमूव रिज्यूम हो सकता है वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिप है उसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें लगता है कि सपोर्ट्स के आसपास जो सेलिंग प्रेशर है वो अब्सॉर्ब हो रहा है और यहाँ से हमें बाइंग ही देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस। तो चलिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बरकरार है और आने वाले सेशंस में बाइंग जो है वो वापस लौटती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ये सेकंड सेशन कॉन्जिक्यूटिव कंसोलिडेशन का फिलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक अब भी भरपूर हैं और यही अपॉर्चुनिटीज़ आई है हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। गुड आफ्टरनून जतिन, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। हमें लगता है कि मेटल स्टैक में आज अच्छी खासी तेजी है। उसमें से हमने हिंडाल्को को चुना हुआ है। तो हिंडाल्को में एक पुल बैक आया था डेली चार्ट्स के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आज फिर से वो अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। हमें लगता है कि 635 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 683 के। तो मेटल पैक्स में से हिंडाल्को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज में रहेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि थोड़ा पुल बैक जरूर आया है, लेकिन एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट करने की कगार पे है ग्रासिम। तो ग्रासिम लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 2690 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2825 के टारगेट रहेंगे। तो हिंडाल्को और ग्रासिम दोनों लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स होंगे।
की कॉल्स आती हुई दो स्टॉक्स जतिन गेड़िया के रेडार पर, हिंडाल्को पर खरीदारी की राय, साथ ही ग्रेसिम में 2825 के टारगेट्स को मानकर चलें। 2730 के लेवल्स पर ये स्टॉक में तेजी और आगे और तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। 2690 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं हिंडाल्को पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, यहाँ से अपसाइड वैसे ही इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। 683 के लेवल्स आगे और ज्यादा तेजी की तरफ नजर आ सकते हैं। वैसे जतिन आज के सत्र में बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ तमाम स्टॉक्स जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन दिखा रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में मजबूती दिखा रहे हैं, उस पर राय जानना चाहेंगे। एक तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स करीब 3% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिली है। और नंबर्स की अगर बात करें, कंपनी के नतीजे आए, सालाना आधार पर कंपनी के आय यानी कि रेवेन्यूज में करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। प्रॉफिट के फ्रंट पर 35% की बढ़त है और मार्जिन जो है 27-28% से 34% पर जाते हुए दिखे हैं। ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उसका इम्पैक्ट करीब 3% की तेजी के साथ अब भी ये स्टॉक मजबूती पर बरकरार है। आपकी राय क्या होगी? इसका कोड मेरे को प्लीज बताइए, क्योंकि जीएसके फार्मा में आ नहीं रहा है। इसका कोड है 59A01016 या तो 500660। एक बार टाइप करके देखिए, ग्लैक्सो टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, या सो ग्लैक्सो में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिजल्ट के बाद थोड़े ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा स्लिप हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2680 और ऊपर में इमीडिएट जो हर्डल है वो 3000 के आसपास है। हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा आगे जाते हुए। जिनके पास ऑलरेडी है तो करंट स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या तो अपने स्टॉप लॉसेस 2680 पे ट्रेल कर लीजिए। हमें लगता है कि आज का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा वीक साइड पे है। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जिनके पास ऑलरेडी वो जो होल्ड करना चाहते हैं तो 2680 का स्टॉप लॉस लगे। ठीक है, 2680 का स्टॉप लॉस होगा जीएसके फार्मा के लिए। आपके लिए हम ना वो कितनी अवधि में कितने रिटर्न रहे हैं इसके भी डेटा आपको हम लगातार दिखाते हैं, ताकि आपको अंदाजा लगे कि शेयर का प्रदर्शन रहा कैसे है। इस वक्त सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है, इनफैक्ट लाल निशान में भी चला गया था 81,000 के 81,100 के आसपास है, और निफ्टी मुश्किल 25-30 अंकों के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। एक बैंकिंग शेयर के बारे में आपसे राय जानना चाहेंगे जतिन। वैसे तो उसमें जो ट्रिगर बनता है वो डाइवेस्टमेंट वाला ट्रिगर है, देखते हैं कि भविष्य में कब होता है वो। जब वो खबर आती है तो शेयर काफी हीटअप होता है, लेकिन थोड़ा सा मूव दिखा रहा है। आईडीबीआई बैंक जरा चेक करके बताइए, क्या और यहां से चल सकता है? किसी के पास अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो क्या उसमें बने रहें? देखिए, आईडीबीआई बैंक में हमें लगता है कि नियर टर्म में एक ट्रेंड रिवर्सल जरूर हुआ है। जो भी डिप्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक हायर डिप्स यानी कि हायर लो बन रहे हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। और ऊपर में जो ये स्टॉक 88 का लेवल्स डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा खासा मूव दिखा सकता है 100 रुपीज तक भी। तो यस, 88 लेवल्स एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वहां से तकरीबन 3 से 4 बार ये स्टॉक ने रिवर्स किया है, लेकिन इस बार हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा बेस बना के ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार 88 का लेवल्स क्रॉस हो जाएगा। एक ब्रेकआउट एंटिसिपेशन में अगर जो कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 82 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर में 100 रुपीज के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक। ठीक है, 100 रुपये तक के टारगेट और स्टॉप लॉस नजदीक का है जतिन के लिहाज से। एक सेगमेंट जहां पर हमने पैसे बनते हुए लोगों के देखे हैं और वो है खेमा पावर का। हमने देखा था कि परसों तो सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, सारी की सारी चल रही थी। आज भी सिलेक्टिव पावर वाले शेयर में हम मोमेंटम देख रहे हैं। जतिन, एक बार सीएससी चेक कीजिएगा, क्योंकि सीएससी काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था। और दो और शेयर, अडानी पावर और टाटा पावर भी चेक करके बताइएगा, इन तीनों में से आपको बेहतर क्या लग रहा है? वैसे टाटा पावर के भी आज नंबर आने वाले हैं, नंबर पर नजर रहेगी इसके। देखिए, तीनों ही स्टॉक्स की अगर जो मैं सेटअप देखूं तो हमें
जो दो प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे वो टाटा पावर और सीईएससी रहेंगे। अडानी पावर का स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा वीक है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर जो मैं दोनों ही सीईएससी और टाटा पावर की बात करूँ तो दोनों ही एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अपमूव दिखा सकते हैं। हमें लगता है कि सीईएससी में एक ट्रेड करंट स्तरों से बन सकता है क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अराउंड 177 से लेके 179 का अपमूव एक पॉसिबल बन रहा है। और अगर जो करंट स्तरों से कोई लॉन्ग करता है तो 162 जो आज के लोस के करीब है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सीएससी प्रिफर्ड पिक रहेगा तीनों ही पावर स्टॉक्स में से। ठीक है, तीनों पावर स्टॉक्स में प्रिफर्ड पिक जो है वो सीईएससी इस वक्त नज़र आ रहा है और यहाँ पर सीईएससी के रिटर्न्स हम लगातार आपको बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एक हफ्ते के और साथ ही एक साल के, ना लॉन्गर टर्म बेसिस क्या रिटर्न्स है ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। बाजार में आज का सत्र अगर आप देखेंगे इंडेक्स वाइज कमजोरी और ज़्यादा गहराती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सेक्टर वाइज कई सारे स्पेसिस हैं जहां पर एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो दमदार नज़र आ रहा है। कल ही के सेशन में एबी कैपिटल के नतीजे आए थे और नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे और इन स्ट्रांग नंबर्स का रिफ्लेक्शन है स्टॉक प्राइस में। आज के सत्र में एबी कैपिटल के स्टॉक को अगर देखेंगे करीब 6% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इनके नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली। साथ ही अगर यहाँ पर देखें ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक और ब्रोकरेजेस का मानना है कि 260 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। जतिन, एबी कैपिटल बात करते करते 7% की रिटर्न्स एट डे हाई, एब्सोल्युटली रिजल्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए टेक्निकली तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है। इनफैक्ट 3 वीक का कंसोलिडेशन था। हमें लगता है कि ये स्टॉक 238 तक ये जो रैली है कंटिन्यू कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 6 to 7% का अपमूव देखने को मिला है। तो एक डिप की राह देखें 214, 212 तक अगर जो एक डिप आता है तो वहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, जिसके चलते एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि अपमूव कंटिन्यू रह सकता है टिल 238 लेवल्स। चलिए, ये एबी कैपिटल पर एक टेक रिजल्ट बैक्ड एक्शन यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि रिजल्ट्स के चलते अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। उन पर भी बातचीत और हमारे एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है बिग एक्शन स्टॉक्स जानने का। आशीषा जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर। गुड आफ्टरनून आशीषा, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स की ही बात करेंगे। जब से ही इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स एस्केलेट हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। लेकिन सबसे पहले एचएएल की बात करेंगे। नतीजों को देखे सालाना आधार पर गिरावट दिखी है, आय में मार्जिन में भी गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट एचएएल ही नहीं, डिफेंस सेक्टर के कई और स्टॉक्स आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 11% ऊपर, मिधानी इसमें 10% की तेजी दिखी है, मजगांव डॉक और भारत डायनामिक्स, तो कई सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचएएल भी 2.5 से 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन इसके अलावा कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। यहां पर गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक 1% से ज्यादा नीचे, एचडीएफसी बैंक भी दबाव के साथ कारोबार करता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 690 के आसपास 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। सबसे पहले टायर सेगमेंट से सीएट की बात करेंगे। 3,900 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ 3.5% की शानदार तेजी सीएट पर दिखी है। लेकिन सीएट के अलावा सीमेंट सेक्टर से जेके सीमेंट 1.5% ऊपर, एस्टर डीएम में भी 3% से ज्यादा की तेजी। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन और इसी के चलते कई सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार करते हुए।
आशीषा, वैसे हमारे व्यूअर्स आपको काफी मिस कर रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड्स में। आप रिसर्च में इतनी बिजी हो गई हैं, आप आई हैं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आप मेटल सेक्टर की चमक का राज भी बताते जाइए। बिल्कुल, मेटल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के सत्र में। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा गेनर और कई सारे स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए। याद रखें पॉजिटिव डील हुई इंडिया और चाइना के बीच, जिसके चलते याद रखें चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करता है। और जब से डील हुई है इंडिया और चाइना के बीच, पूरे कमोडिटी सेक्टर को बूस्ट मिला है और इसी के चलते मेटल स्टॉक्स के तेजी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन इन पर्टिकुलर टाटा स्टील की बात करेंगे, करीब 4% की तेजी यहां पर भी दिखी है। नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव निकल कर आई है। सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 11,500 करोड़ तक कंपनी अपने कॉस्ट कम करना चाहती है। FY26 में इंडिया में भी कम कॉस्ट करेगी और यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यूके और नीदरलैंड्स दोनों जगह पर टाटा स्टील के ऑपरेशंस है और दोनों ही ऑपरेशंस में कॉस्ट कम करने की उन्होंने बात की है। कॉस्ट के अलावा उन्होंने स्टील प्राइसेस पर भी अपना नजरिया दिया। उनका मानना है कि स्टील प्राइसेस हाल फिलहाल गिरे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा दबाव स्टील प्राइसेस पर नहीं दिखेगा। चाइनीज स्टील मिल्स ऑलरेडी लॉसेस कर रहे हैं इन स्टील प्राइसेस को लेकर, तो अब यहाँ से रिकवरी ही दिखेगी स्टील प्राइसेस में। डीलेवरेजिंग प्लान पर भी उन्होंने कमेंट्री दी। उन्होंने कहा कि डेट इस तिमाही में करीब 4 से 5% तक घटी है सीक्वेंशियल बेसिस पर और आगे चलते हुए भी कंपनी के डेट रिडक्शन के प्लान्स ही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई टाटा स्टील को लेकर, डेट रिडक्शन प्लान्स को लेकर, कॉस्ट रिडक्शन को लेकर, स्टील प्राइसेस को लेकर। और नीदरलैंड्स ऑपरेशंस जो अब प्रॉफिटेबल हो चुका है वो अगले कुछ क्वार्टर्स तक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा और यूके ऑपरेशन में भी ट्रांजिशन के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कमेंट्री काफी पॉजिटिव और इसी के चलते टाटा स्टील में इन पर्टिकुलर मेटल स्टॉक्स इन एनी केस ट्रेड कर रहे हैं गेन्स के साथ, लेकिन टाटा स्टील्स में भी अच्छी खासी तेजी दिखी है। एब्सोल्युटली, तो मेटल स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन और बिग एक्शन कैटेगरी में भी स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिसका जिक्र हम कर सकते हैं। आशीषा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जहां नतीजों की बात चली, एक और स्टॉक है जो कि रिजल्ट का एक्शन दिखाते हुए आज इम्पैक्ट दिखा रहा है, सीमेंस। Q2 के नंबर्स आए और नतीजों की अगर बात करें, जतिन, रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 20% की बढ़ातन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आई है। मुनाफे में भी 20% का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन्स जो हैं वो टूटे हैं, लेकिन सीमेंस के स्टॉक प्राइस में सीक्वेंशली क्योंकि गुड सेट ऑफ नंबर्स नजर आए, इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी पॉजिटिव है। क्या टेक्निकली आपको भी सीमेंस के चार्ट्स अट्रैक्टिव नजर आते हैं? 3000 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 3% के गेन्स इस वक्त। देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपमूव और इस स्टॉक में अभी भी पेंडिंग है ऑन दी अपसाइड। 3150 जो इसका प्रीवियस स्विंग आया था वहां तक जाने की क्षमता रखता है। हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। निचले स्तरों से थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है स्टॉक रिसेंटली, लेकिन हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटिमेंट है ये स्टॉक में। अगर जो कोई डिप आता है 2960 के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। ऊपर में हमें लगता है 3150 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। सीमेंस शेयर, उसके अलावा पिछले 3 सत्र में ये शेयर अच्छे से चला था और 4 सत्र की बात करें करीब 200 रुपए के आसपास की तेजी सीमेंस के शेयर में आ चुकी है। तो मोमेंटम ठीक बिल्ड हो रहा है इस शेयर में। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं सर, बताइए आपका कन्विक्शन कहाँ है, क्या ट्रेड करने की आप सलाह देंगे? जी, गुड आफ्टरनून और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा रहेगा एनसीसी का। यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है डेली के चार्ट पर। और अगर हम यहाँ पर की मूविंग एवरेज को भी देख रहे हैं तो आज इसने 100 डीएमए के लेवल के ऊपर यहाँ मुझे लगता है कि क्लोज दे सकता है। तो ओवरऑल अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एनसीसी को हमें बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 232 के आसपास, सॉरी 237 के हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ पर। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है 218 का। सो एनसीसी में ये पहला कॉल है जहाँ पे बाय करके चलना है। दूसरा हमारा जो बाइंग रिकमेंडेशन है
वो हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जो सेगमेंट है वहां पर हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि जो एंजल वन है वहां पर हमें एक बुलिश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पर हमें आज इसने 200 डीएमए के लेवल के ऊपर इसने सरपास किया है इस स्ट्रेंथ के प्राइजेस ने, और एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि एंजल वन में आने वाले समय में तेजी बनी रह सकती है। तो करंट लेवल से हम एंजल वन को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2500 का, और जो टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 2650 के। ठीक है, एंजल वन 2650 के टारगेट और 25 रुपए का स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो दूसरा जो शेयर है वो है एनसीसी का, बढ़िया से रिबाउंड किया हुआ शेयर है ये। हालांकि काफी वोलेटाइल रहा, 200 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और फिर वहां से चलने की कोशिशें। आज शायद नंबर भी आने वाले हैं एनसीसी के नतीजों पर भी नजर होगी। तो नजदीक का स्टॉप लॉस है और थोड़ा दूर का टारगेट है। दो बेहतरीन शेयर हो गए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर आए और टाटा मोटर्स के शेयर में आज हमने देखा कि गिरावट शुरुआत में जो रही करीब 2-2.5% के आसपास की रही। थोड़ा सा संभला जरूर है लेकिन 1.5% नीचे ये शेयर है। घरेलू बाजार में कंपनी के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, जेएलआर के डिवीजन की स्थिति क्या है, इस पर इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने कंपनी के सीएफओ बी बालाजी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजों पे बात करने के लिए अब टाटा मोटर्स के सीएफओ साहब पीबी बालाजी हैं, और उनसे समझते हैं कि भाई क्वार्टर गॉन बाय जिसे हम कहते हैं तिमाही नतीजे अच्छे थे, मगर आने वाले तिमाही में वो नॉन कमिटल क्यों है। टाटा मोटर्स हमेशा अपने नंबर्स आगे बता देता है, बताता है कि गाइडेंस क्या है, डेट कब कम होगा, मार्जिन कैसे आएंगे, सब बताते हैं, मगर इस बार वो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो बालाजी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्वार्टर गॉन बाय बड़ा अच्छा था, मगर मार्केट जानना चाहते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या होगा, वहाँ पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों? टाटा मोटर तो सब चीज खुला खुला बता देता था। जब खुला बताएंगे, बता सकते हैं तो बताएंगे। अभी इस बार तो हमारा बहुत सारा एक्सटर्नैलिटीज काफी चैलेंजिंग है। मोर देन चैलेंजिंग, आई थिंक देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है जो डील हुआ है यूएस और यूके के बीच में, उसके मुताबिक कब से टैरिफ कम होगा। उसका टैरिफ इंट्रोडक्शन हुआ था अप्रैल 3 में। अभी जो डील हुआ है वो अप्रैल 3 से वैलिड है कि फ्यूचर से वैलिड है, पता नहीं है। और दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो हम एक तरफ के ऑपरेट करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अगेंस्ट दैट नंबर वी डू। जब वो क्लियर नहीं है, पहले उसका क्लैरिटी लेना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो अभी हमारा इन्वेस्टर डे आ रहा है जून 16 को, तब तक हमको और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो मिनट वी आर क्लियर अबाउट व्हाट द एक्सटर्नलिटीज वी आर डीलिंग विथ, तो हम बता पाएंगे। अंटिल सच टाइम वी विल नॉट बी क्रेडिबल। जो भी हम बोलेंगे उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा। तो देयरफॉर वी सेड लेट्स जस्ट वेट टिल वी अंडरस्टैंड इट। अदर देन दैट व्हाट जो हमने ब्रॉड फिस्कल डिसिप्लिन जो हम ये इसके अंदर काम कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं कि इन दिस एनवायरनमेंट जहां ग्लोबली इतना कंफ्यूजन चल रहा है, द प्रीमियम लग्जरी बिजनेस जो जेएलआर करता है और इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस, ये दोनों इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वो रिलेटिवली दे शुड बी डूइंग बेटर, बिकॉज उसका इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज नॉट एज सिवियर एज फॉर अ मास प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट। वो नंबर 1। नंबर 2 हम बोल रहे हैं जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर नॉट पुलिंग बैक ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो से वो पैसा करेंगे। जो डेट हमने अभी निकाला है वो डेट वापस नहीं आएगा। वी विल फंड इट आउट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। These are the broad philosophies on which we are operating JLR. Domestic CV जो business है, that declined this year because the market conditions were weak. Despite market conditions being weak and having a declined growth, we improved our profitability. हमने profit improve किया था। वो पहली बार हो रहा है 25 साल में जो profitability of the business is increasing and the revenue is declining. That journey of profitability improvement CV will continue. No change there. As far as PV is concerned, we are saying we should continue to do strong profitability. At the same time, we will want to ensure that we continue to win on the market share game. तो हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है, जो हम अभी तक बोल रहे हैं वो कोई चेंज नहीं है।
इसको सिर्फ हम और बेहतरीन एग्जीक्यूशन में फोकस करेंगे। पर बालाजी, JLR US जो है 30% आपका बिजनेस है, 70% का 30%, यानी कि 15-18% बिजनेस है। बाकी रिमेनिंग 85% बिजनेस वो तो ठीक चल रहा है, तो उसको लेकर के आप एक गाइडेंस दे सकते हैं? So let's take market by market. 30% ऑफ JLR US से आता है, 20 से 25 तक चाइना से आता है। चाइना मार्केट हम बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा जो गिर रहा था वो अभी स्टेबलाइज हो गया, वो उधर ही स्टेबल मोड में अभी बैठा है। हमारा परफॉर्मेंस बाकी सारा कंपटीशन से और भी अच्छा है चाइना में। द मार्केट दैट्स कमिंग बैक वेल फॉर अस इज यूके। इसमें आपको पता चला पता होगा लास्ट ईयर वी हैड द इंश्योरेंस इश्यूज, प्रोडक्ट थेफ्ट एक्सेट्रा, वो सब अभी वी हैव सॉल्व्ड ऑल दोस। सो देयरफॉर यूके बिजनेस हमारा अच्छा रैंप अप कर रहा है। यूरोप इज अनदर बिजनेस दैट इज स्टार्टिंग टू डू वेल, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट है, इंडिया है, these are markets that are doing very well for us. So if I rank order it, पहला मार्केट जो एकदम अच्छा रहेगा this year is going to be UK, then the rest of the world, Europe, China, US. This is how I'll expect. Currently my view of rank ordering the growth of the various markets. तो इसमें जो भी हमारा US में शॉर्टेज शायद आ सकता है, उसको ये मार्केट्स में हमको लिफ्ट करना है। वो प्लानिंग अभी चल रहा है, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल टू जस्ट चेंज प्लान्स। तो वी नीड क्लैरिटी, उसके बेसिस में हम करेंगे। In all this, I think minute we have better clarity on the entire US game, because the tariffs have gone from 2.5% to 10%, and Europe tariffs, where our Nitra factory जो है, जो Defender बना के US को बेचता है, tariff has gone from 2.5% to 25%. So those are very big numbers, and therefore we need clarity on how the final tariffs will play out before we can give the guidance. In the meanwhile, demand के लिए जो भी करना था हम कर रहे हैं। अपना खुद का कॉस्ट, खुद का जो भी सेविंग्स हमको जनरेट करना है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रेशर जरूर आएगा। तो एज लॉन्ग एज वी आर ड्राइविंग द कॉस्ट एजेंडा वेल, देन वी शुड बी एबल टू मैनेज दिस प्रेशर मच बेटर। दैट इज द फ्रेमवर्क ऑन विच वी आर ऑपरेटिंग, एंड वंस वी गेट बेटर क्लैरिटी, हम उसके बेसिस पे नंबर्स पे बात कर सकते हैं। तो बालाजी, चाइना प्रेशर में है, US में अनसर्टेनिटी है, तो क्या फुल ईयर को लेकर के FY26 में अगर 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे होता है, तो क्या आपकी जो मार्जिन है, जिसको मार्केट एक प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, JLR के मार्जिन्स, उसमें क्या असर आ सकता है? See, I think in the short term, more than the margin, what I'm being very clear is, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान हम कर रहे हैं, businesses we don't run for a quarter or 2 quarters. We run the business, जो भी हम डिसीजन अभी ले रहे हैं, उसका असर पड़ेगा 3 बरस में, 4 बरस में, जहां प्रोडक्ट प्लान आ रहा है। तो हम पहले बोल रहे हैं, वी विल एंश्योर द इन्वेस्टमेंट प्लान कंटिन्यूस, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसको फंड करने के लिए जो भी करेंगे, उसका वो बिजनेस का कैश से ही आएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आएगा। दिस इज द गार्ड रेल्स ऑन विच वी आर रनिंग द बिजनेस। वंस वी गेट दिस राइट, इसके ऊपर जो भी आएगा, ग्रोथ एडिशनल आएगा, और ग्रोथ आएगा, उसके ऊपर जो भी हमको कॉस्ट सेविंग्स करना है, हम करेंगे। I think the reason, as far as the margin guidance is concerned, there is just one number. That is one number in a year. We run the business for 4 years, 5 years. यही करके हम अभी deleverage करके, we told you 3 years back we'll take the debt out of the company. We have done exactly the same. So I think we have earned our credibility to say that we'll do the right thing for the business. At the same time, we are not going to be जो short term इधर उधर थोड़ा problem आएगा, एक quarter में here, एक quarter में there, wouldn't happen. If you go back in Q2 last year, जो aluminium का shortage आया था, whole market was very worried whether we'll deliver our guidance, and we said at that time we'll deliver our guidance. We never had a problem with saying that, and that's what we went ahead and delivered as well. So when we can make it clear, we will do so. In a situation when we have to respect that externalities are much bigger than what you can comprehend at this point in time, अच्छा है कि थोड़ा वेट करके समझ के बात करेंगे, बस उतना ही हम कर रहे हैं। दुरुस्त है, मगर वापस आए क्लैरिटी के साथ आए, शायद यही आप बताना चाह रहे हैं। तो मैं गियर चेंज करता हूँ, हालांकि ईवी का ज़माना आ चुका है, फिर भी मैं गियर चेंज करता हूँ। बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की, डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट। वहाँ पर आपका ईवी के अंदर डोमिनेंट मार्केट शेयर है। एक ज़माना था 7 में से 10 गाड़ियाँ टाटा मोटर की दिखती थी जो ईवी की होती थी, अब वह चेंज हो रहा है, कंपटीशन आ रहा है। तो जो आपकी बिग सक्सेस स्टोरी थी डोमेस्टिक में, वह ईवी थी। आप एक लीडर थे, नए प्रोडक्ट्स आते थे, एंट्री लेवल में डोमिनेंट मार्केट शेयर था। क्या वो कंपटीशन से अब थोड़ी दिक्कत आ सकती है?
कंपटीशन जो अभी आ रहा है वो मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि द मेन थिंग इज नॉट अबाउट मार्केट शेयर। एक ईवी प्लेयर तो दूसरे ईवी प्लेयर का मार्केट शेयर का मतलब नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच ऑफ ईवीज इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो, द इंडस्ट्री पेनिट्रेशन ओनली 2.3%, वो 30% तक जाना है। तो देयर इज इनफ ग्रोथ दैट इज अवेलेबल इन द ईवी बिजनेस एज न्यूअर कंपटीशन कम्स इन, मोर प्रोडक्ट्स कम इन। हमारा स्ट्रैटेजी ऑलवेज रहा है कि हम फुल पोर्टफोलियो प्लेयर है। हम लोअर एंड कार से लेके हम बड़ी बड़ी गाड़ी तक लेके आएंगे। इसमें टियागो आ गया, एल्ट्रॉस आ गया, टियागो पंच सब आ गया। अभी ऑन द अदर साइड यू गेटिंग द हैरियर ईवी नाउ, देन सियरा ईवी कम्स, उसके बाद अवेनिया कम्स। So you have a car that's starting from 8-9 lakhs all the way up to 30-35 lakhs. So the full range is available for us to play, which will always ensure that you remain the dominant player in the market. At the same time, with more players coming in, it will also help in terms of amortizing cost of a charger, for instance. उसके लिए वो benefit आएगा, more chargers will come. So that is how we are looking at the market. We are very clear that this is a market that we will lead and we will drive. तो अब मैं बात करता हूँ पीवी मार्केट की के बाद सीवी मार्केट की। तो हम जेएलआर से आके पीवी पर आ गए, पीवी से सीवी पर आते हैं। वहाँ का जो डेटा है उसके हिसाब से आपका मार्केट शेयर कम हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है और क्या एक चिंता का विषय है? See, last year was a year of consolidation, and we did about 13.2 share on a full year basis. And now we have the product offensive. We got the Tiago relaunch that has just happened, Altroz relaunch has that happened. In the SUV segment, we grow higher than the market. SUV segment हमने market के 2-3% ऊपर ही हमने grow किया है. हमारा problem रहा था hatches में, and hatches में we had Altroz in particular which had aged, and Altroz has just got relaunched. Then you have the Sierra coming in, then you have the Harrier EV coming in, the mid-cycle refresh of Punch comes in as well, and Punch was the largest selling SUV in the country last year. So there is enough and more ammunition to go for. An area where we didn't do particularly well was service. जो हमने market का जो service requirement था was substantially larger था compared to our offering, and that is the thing that we have fixed it. Another 3 more months it will take for us to completely fix it. Then you should expect to see, with a good product offensive and a great service network, we should continue to win back market shares in this game. बालाजी जी, आपने समय निकाला, उम्मीद करता हूँ कि हर तिमाही हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे। हम चाय पे चर्चा, गाड़ियों के बारे में, जेएलआर के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। ब्रेक से पहले हम टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और जतिन गेडिया जी, जो आपको स्टॉक पर अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। निफ्टी जो अभी 25-30 अंक ऊपर था, अब वो बढ़ के हो गया करीब 50-60 अंक ऊपर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट है, जो गिरावट थी करीब 300 अंकों के आसपास की। तो हल्की सी रिकवरी आ रही है। इस बीच बैक टू बैक जब ये चर्चा चल रही थी पी बालाजी के साथ, तो कई कंपनियों नतीजे आए हैं, उन पर जरा अपने एक्सपर्ट से व्यू ले लेते हैं। जतिन, एक बार जरा बर्जर पेंट का चार्ट चेक कीजिए। नंबर से इसके ठीक ठाक आए हैं, प्रॉफिट हो या फिर आय हो, दोनों हमने बढ़ते हुए देखा है। हालांकि नतीजों से पहले कंसोलिडेशन वाले फेज में था। फिलहाल 2.5-3% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है। और चलेगा शेयर, तेजी यहां से कर सकते हैं फ्रेश? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो अराउंड 600 से लेके 530 तक का एक करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है, और सपोर्ट लेवल से अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ये तेजी और भी कंटिन्यू रह सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 580, 585, यानी तकरीबन करंट स्तरों से 4 to 5% का अपमूव अभी भी पेंडिंग है। और हमें लगता है कि अगर जो कोई करंट स्तरों से फ्रेश लॉन्ग्स करते हैं तो 548 का एक स्टॉप लॉस ये स्टॉक में लगा है। हमें लगता है कि अपसाइड मूव जो अभी हमें देखने मिल रही है वो आगे जाके कंटिन्यू रह सकती है। 580 तक ये शेयर जा सकता है। वी गार्ड के भी नतीजे आए थोड़ी देर पहले। आय और मुनाफा दोनों बढ़ा तो है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर आया है, और हो सकता है कि इस तिमाही में जो तिमाही चल रही है मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़े, क्योंकि मेटल्स यहां से मूव कर रहे हैं ऊपर। एक बार चार्ट आप जरा इसका लक्ष्मीकांत जी खोल के रखिए, वी गार्ड का जरा चेक कर लीजिए।
उसके पहले एक बार ऑप्शन की रणनीति अपने दर्शकों को बता देते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ हैं। राजेश जी, थैंक यू सो मच। बताइए, आपके हिसाब से मौके कहां पर अच्छे हैं बाजार में इस वक्त कमाई करने के लिए? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए मैक्स हेल्थ का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है बट एक रेंज ब्रेकआउट डेली चार्ट में हम विटनेस कर रहे हैं। इसका जो 1200 का कॉल है उसमें भी अनवाइंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ से काफी अच्छा एक मोमेंटम मैक्स हेल्थ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैक्स हेल्थ का 1180 का कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अराउंड 38 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 28.5 का स्टॉप लॉस होगा एंड 58 पॉइंट हाफ का टारगेट होगा। अभिषेक जी, इसका लॉट साइज है 525, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50 to 50 का एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी 10-500 की। हेल्थ 1180 वाली कॉल खरीदनी है 38.5 के भाव पर। स्टॉप लॉस 28.5 रुपए का और लक्ष्य 58.5 रुपए का। बिल्कुल क्लियर कट लेवल से ये 10,500 रुपए का मुनाफा, 5,250 यानी कि उसका आधा, यह आपके लिए इसमें ट्रेड में नुकसान होता है। प्रति लॉट की कैलकुलेशंस हैं, आधे % ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वी गार्ड की चर्चा कर रहे थे लक्ष्मीकांत जी। नतीजा है तो एक स्पाइक हमने देखा ऊपर की तरफ, लेकिन वो तुरंत ठंडा भी हो गया और हम देख रहे हैं कि ये शेयर वैसे भी एक रेंज में फंसा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको चार्ट इसका? यहाँ पर आज के सत्र में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो देखने को मिला था, बट ऊपरी स्तर से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके कारण से जो गेन इसने एक्यूमुलेट किया था वो बरकरार नहीं रख पाया है। बट ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि क्योंकि कई दिनों से ये जो इसके जो प्राइजेस हैं वो अपने 100 और 20 DMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 370 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक आने वाले समय में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रह सकता है। बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 390 395 के ऊपर निकलता है, देन आफ्टर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये अभी भी हमें साइडवेज ही ट्रेड नजर आ रहा है, तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर एक डिप मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 370 के आसपास और वहां से पुल बैक आता है तो देन आफ्टर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। अभी इसको वेट एंड वॉच के पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करना चाहिए लेवल्स का। वेट एंड वॉच का नजरिया इस वक्त बनता हुआ और स्टॉक में ऑलमोस्ट 0.5% के गेंस के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। इस बीच लगातार नतीजों का दौर चल रहा है, नंबर्स एक एक कर आ रहे हैं। श्री सीमेंट के नंबर्स इस वक्त आते हुए और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1328 करोड़ से 1381 करोड़ पर कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा जो है वो पोस्ट होता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर नंबर्स हैं। श्री सीमेंट के 60 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स पॉजिटिव हैं और इसी के चलते एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन 26% पर इंटैक्ट है मार्जिन्स के आंकड़े ऑन ईयर बेसिस। मुनाफा 556 करोड़ का, जबकि 524 करोड़ के आसपास के एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे थे। सो नतीजे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट मुनाफे के आंकड़े में कटौती ज़रूर है, लेकिन आय के फ्रंट पर इजाफा हुआ है, जिसके चलते स्टॉक में एक मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी, एक राय आपसे श्री सीमेंट पर जानना चाहेंगे। जी, श्री सीमेंट में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव ही लग रहा है और यहाँ पर आज इसने जो अगर हम पिछले 5-6 दिनों का सेशन देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट ही नजर आ रहा है। बट ऊपर की साइड पर 31,415 का जहां पर इसने अपने पिछले स्विंग हाई भी बनाए थे वहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस नजर आ रहा है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 31,400 के आज तक। बट वहां पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है, देन आफ्टर हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा कि वहां पर वो किस टाइप के फॉर्मेशन करता है। बट अभी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 31,400 के लेवल्स के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30,300। तो 30,300 के स्टॉप लॉस के साथ 31,400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। सीमेंट काउंटर्स में भी इस वक्त मूवमेंट है जिस पर नज़र होनी चाहिए। इस बीच नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC के चार्ट्स को एक बार देखेंगे।
मजबूती के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 3% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर 226-227 के लेवल्स और तीसरी तिमाही के नतीजे कंपनी के जो थे वो कमज़ोर थे। इसके बाद चौथी तिमाही के नतीजों का इंतज़ार और कल आने वाले हैं एनसीसी के नंबर्स से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मजबूती की चाल देखने को मिल रही है। 1480 के करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे कंपनी को लास्ट मंथ। ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस रेडार पर रहती है। जतिन के तो फोकस रेडार पर है ही, लेकिन लक्ष्मीकांत जी आपसे भी इस पूरे के पूरे स्पेस पे लक्ष्मीकांत जी की ही कॉल थी इस पर। जतिन आपसे एनसीसी पर एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए एनसीसी में डेफिनेटली एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है अहेड ऑफ द रिजल्ट्स। जो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है वो अराउंड 239 से 240 के रेंज में आ रहा है, जहाँ पे उसका 200 डे एवरेज है। तो हमें लगता है कि अपसाइड में तकरीबन 12-15 रुपए की अपमूव पॉसिबल है इवन फ्रॉम करंट लेवल्स। प्राइस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड पे ही दिखा रहा है, तो एक अपमूव कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। हमें लगता है कि इसमें करंट स्तरों से कोई अगर जो लॉन्ग करता है तो 219 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि कल इसके रिजल्ट से तो शायद वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें 219 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड लिया जा सकता है। ट्रेड एंटिसिपेटेड है और लक्ष्य क्या बता रहे हैं आप? 239 ठीक है, इमीडिएट 239 के लेवल्स और इन लेवल्स को एक बार देखकर फिर से रिविजिट भी करेंगे। कल नतीजे हैं तो नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में एक मूवमेंट पॉजिटिवली नजर आ रही है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त भी आईटी सेक्टर से जुड़े कुछ स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और रिलायंस में अच्छा खासा एक्शन। रिलायंस के चार्ट्स पर एक बार लक्ष्मीकांत जी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 1422-23 के लेवल्स पर आज के सत्र में मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। हालांकि गेंस थोड़े फ्रिजल आउट भी हुए ड्यूरिंग द सेशन, लेकिन अब भी हरे निशान के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ रिलायंस। ओवरऑल सेंटीमेंट रिलायंस में पॉजिटिव साइड का बनता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर हम कल का सेशन देखें तो वहां पे हमें 1450 के लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट आज जिस हिसाब से इसने अपने पिछले स्विंग लो को होल्ड करके रखा है तो वो स्टॉक में मजबूती के संकेत दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो बुलिश मोमेंटम है वो जारी रहेगा। 1450 के लेवल्स जैसे ही निकलते हैं वहां से फिर हमें इसमें आगे आने वाले समय में 1520 के लेवल्स की तरफ बढ़त दिखाते हुए स्टॉक दिखाई दे सकता है। निचले स्तर पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 1375 से लेकर 1385 तक, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम बुलिश ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन रख सकते हैं। इस पर बुलिश व्यू है और कन्विक्शन अब भी बरकरार है। पोजीशंस अगर हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स एट 3 BTST STBT ट्रेड्स एंड क्यूज टू वॉच आउट आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। It's clear the boundary and the stadium. The boundary doesn't matter. What? Just like my NRI banking, effortless, no boundaries. No stress, no waiting, just like hitting a six. Bank beyond borders, fast and secure NRI banking with City Union Bank. Game on, bank on. VIPShadi.com, India's most trusted matchmaking service for elites. पता है क्यों? इनके सालों की एक्सपर्टीज से हजारों सफल कहानियां जो बनी हैं। रजिस्टर नाउ। कल जॉब इंटरव्यू है, जरा संभाल के। भरोसा रखो सर, ऐसा हेयर कट करूंगा नौकरी पक्की। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. When the stakes are high and the answers are elusive,
There's one voice unafraid to challenge the status quo. At 8 p.m., I am not here to sugarcoat the truth. I am here to ask the hard questions. Because when others play it safe, I go straight to the heart of the matter. It's not about left or right. It's about what's right for India. It's about holding the powerful accountable. India Upfront with Pranesh Roy. Weeknights at 8 p.m. only on Times Now. No spin, no compromise, just the truth. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी 50 अंकों पर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 225 अंक नीचे है। लेकिन आज इस कंसोलिडेशन वाले बाजार में भी एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर हमने कल भी तेजी देखी और आज भी अच्छी तेजी हो रही है, और वो है रेलवे का। आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लीजिए, आप सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, IRFC, RVNL, रेलटेल, IRCTC, जुपिटर वैगन, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। जतिन जी, आपकी नजर गई है कहीं? क्योंकि बड़ी कंपनी या फिर छोटी कंपनी मैटर नहीं करती, चल तो सारे ही रहे हैं। एक लेग की प्रॉफिट चेकिंग हो चुकी है और फिर से तेजी हो रही है। कहां तक तेजी ले जाएगी और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? देखिए, ओवरऑल डेस डेफिनेटली रेलवे काउंटर्स में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल रही है। हमें जो काउंटर पसंद में आ रहा है वो IRCTC है। IRCTC में जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है। हमें लगता है कि 3 वीक का एक पुल बैक आया था, स्टॉक ने 700 के लेवल्स टेस्ट किए और वहां से एक अच्छा खासा मूव फिर से अपमूव की तरफ स्टार्ट किया है। हमें लगता है ये काउंटर में 825 830 तक की अपसाइड पॉसिबल है इन द शॉर्ट टर्म। और अगर जो कोई फ्रेश लॉन्ग्स लेता है तो 740 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि IRCTC में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो IRCTC रेलवे पैक में से प्रीफर्ड पिक रहेगी। दिग्गज के साथ ही जाएंगे जतिन। IRCTC पसंद है, 1.5% के आसपास की तेजी है। हालांकि ये शेयर भी ना, मतलब लोगों की उम्मीदें होती हैं कि IRCTC चलेगा, ट्रिगर्स भी होती हैं, लेकिन एक लंबे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ IRCTC, देखते हैं उसे बाहर निकल पाता है नहीं। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अपने शेयर आप बता दीजिए, क्या कोई सरकारी कंपनी है, कोई डिफेंस रेलवे वाला शेयर है क्या आपके पास? शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए, यस, एक सरकारी कंपनी है और एक ऑटो स्टॉक। तो बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव में ऑटो काउंटर्स थोड़ा सा साइड लाइंस पे थे, खासतौर से कुछ एक नाम अगर एक्सक्लूड कर दें इस लिस्ट में, तो अशोक लेलैंड काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को नियर टर्म में करीब 246, अब पोजिशनली करीब 250-55 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी 228 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे मेटल काउंटर्स, यहाँ पे भी अभिषेक मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे चाहे जिंदल स्टील हो, VDL हो, टाटा स्टील में मूव आ चुका है। सेल में मुझे लग रहा है कि एक पोटेंशियल है, एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे करीब नियर टर्म में 128 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं 117 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 117 का स्टॉप लॉस, 128 का टारगेट। सेल की दिक्कत ये अजीत कि घूम फिर के फिर 100-125 वाली रेंज में आ जाता है। खैर, आपके टारगेट 128 के हैं, वहां तक पहुंच जाए उसके बाद आपसे राय इस पर जरूर लेंगे। फिलहाल 5-6% के आसपास की तेजी हम सेल के शेयर में दिख रहे हैं। और दूसरा अशोक लेलैंड, 200 रुपए के आसपास आके इसकी गिरावट थमी और वहां से चलने की कोशिश है। अब जो भाव है 240 रुपए के आसपास के होने चाहिए, 234 के भाव हैं, 246 का टारगेट है इसके लिए, 228 रुपए का स्टॉप लॉस। 3 बज गए। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला तैयार हैं मार्केट एट 3 लेकर।
जी हाँ, शुरुआत करते हैं बर्जर पेंट के नतीजे से, जहां पर कंपनी के नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। आय में करीब 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है 30% बढ़ा है और मुनाफा 30% बढ़कर करीब 240 करोड़ पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट्स के नतीजों की बात करें तो राइट्स के नतीजे भी अनुमान से बेहतर आए हैं। आय में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है, साथ ही साथ एबिडा भी बढ़ा है। एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में करीब 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। टीसीएस पर एक खबर है जहां पर कंपनी ने मंगोलिया के खान बैंक के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो बैंक ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला पे नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1620 रुपये का। लेकिन बात करें सिप्ला के जो नतीजे आए थे वो कमज़ोर रहे थे, साथ ही साथ मैनेजमेंट ने जो मार्जिन को लेकर गाइडेंस दिया था वो भी कमज़ोर था, जिसके चलते शेयर में 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में बात कर लेते हैं कि कल हमें किन नतीजों पर नज़र रखना है। कल निफ्टी में किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी कंपनियों की तरफ देखें तो पीवी फिनटेक, एनसीसी और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो 3 बजे की ये सारी खबरें थी, अपडेट्स थे, जिनके वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। सब खबरों वाले शेयर्स हैं और नतीजों का एक्शन है जो कि इस वक्त स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं, सोनम श्रीवास्तव। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। सोनम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में आज हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं, येट अनदर सेशन, जबकि बाजार में कमजोरी हावी होती हुई। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी, हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन अब भी कायम है। आपकी राय, फंडामेंटल नजरिया आज के बाजार पर क्या होगा? देखिए, इस टाइम पे अर्निंग्स के नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं। आई थिंक स्ट्रांग आ रहे हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर से। आई थिंक ये काफी एनकरेजिंग मूव है, और आई थिंक आज के दिन में हमने फिर से इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस और इन पैक्स में काफी स्ट्रेंथ देखी है, जो एक काफी नोटेबल है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमारा आउटलुक यहाँ से फंडामेंटली पॉजिटिव ही बना हुआ है। और जो थोड़ी वीकनेस है मार्केट में, मेरे ख्याल से वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक शॉर्ट टर्म मूव है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से मूवमेंट पॉजिटिव ही लग रहा है। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का भी मानना है कि बाजार में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जारी रहेगा और अंडरटोन एब्सोल्युटली बुलिश ज़रूर नज़र आ रहा है। इवेंट स्पेसिफिक और ट्रिगर स्पेसिफिक मार्केट में रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है और रैशनल अप्रोच है। बाजार अगर एक दिन काफ़ी बढ़िया चल गया तो उसके बाद एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ देने की भी कोशिश कर रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर ऐसे ज़रूर सोच सकते हैं। MCX के चार्ट से एक बार देखेंगे और अजीत मिश्रा से MCX पर राय जानते हैं। अजीत, हाय, गुड आफ्टरनून। MCX में ऑलमोस्ट 4% के गेंस। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है फोकस रेडार पर हैं और इसी के चलते इनफैक्ट आज सुबह से हम देख रहे थे काफ़ी सारे स्टॉक्स, एंजल वन हो चाहे BSE लिमिटेड, वो तो एक अलग ही कैटेगरी, अलग ही पेडिग्री का स्टॉक बन चुका है। लेकिन आज के सत्र में MCX की इस तेज़ी को कैसे देखा जाए? बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ 6174 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप मानसी, सो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि हाल फिलहाल में तो नो डाउट BSE ने एक अलग ट्रेजेक्टरी दिखाई, अपने रिकॉर्ड हाइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काउंटर्स और ये MCX कमोडिटी एक्सचेंज चला, तो इन सभी में बेसिकली एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। बेसिकली जैसे कि मार्केट की गिरावट में उतना मेजर गिरावट देखने को मिली, और जब रिकवरी आई तो ये अमंग दी फर्स्ट थे जो कि इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है रिकवरी में। MCX में भी अपने मेजर एवरेजेस सारे ही उनको रिक्लेम कर लिया। बीच में एक मार्जिनल डिप जरूर आया था, बट उसमें अपने 100 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए काफी स्ट्रांगली इसने रिबाउंड किया और अब एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो इनफैक्ट यहाँ पे 4% की तेजी के बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर अप मूव का। तो लॉन्ग पोजीशंस आप अभी भी बना सकते हैं। 5900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पोजीशनल टारगेट करीब 6600 6700 तक के लिए
MCX को बाय किया जा सकता है। ठीक है, MCX में 4% की तेजी है, बढ़िया मूव है। और हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं वहां पर लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। CDSL हो, NGL1 हो, MCX हो, BSE हो, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखे हैं। निफ्टी की तेजी थोड़ी सी और बड़ी है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट हुई थोड़ी कम हुई है। गिरावट जो 300 अंकों की थी जब हमने शो की शुरुआत की थी, वो गिरावट रह गई है करीब 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी की जो तेजी है वो है 85 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वजह यह है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज बढ़िया मूव हम देख रहे हैं 1% से ऊपर की। अजीत, ये बताइए कि इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है क्या? अब तो ये लग रहा है कि नहीं, बाजार रिकवर करने के मूड में दिख रहा है अच्छे से। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे जैसे कि कल का सेशन भी था कि एक बहुत स्ट्रांग तेजी देखने को मिली थी मंडे को और उसके बाद एक डिप। आज के दिन एक लैकलस्टर सेशन जो कल के ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही है। तो मुझे लगता है 24,500 जब तक ये होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 850 तक के टारगेट्स के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1:1.5, बल्कि उससे हायर ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज दिख रही होगी कि कैबिनेट से जेवर जो कि नोएडा में है, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, HCL और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बड़े कुछ गंभीर मुद्दे निकल के आ सकते हैं कि उनको मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में ले जाने का तय किया गया। आप देखो कितना एक सिग्निफिकेंट चेंज है ये माइंडसेट में। स्टूडेंट्स जिनको पहले बुक्स में पढ़ना होता था, उसकी बजाय अब वो रियल एक्चुअल जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टूल्स और IP कोर जितना भी चाहिए होता है, जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी की सारी उनको रियल मिल रही है। यानी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी रेडीनेस हो रही है। और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिजाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपन ने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज में खोली गई। इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले जा रहे हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो। तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहां पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने US के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है ये। ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए हैं। उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस।
और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। तो अश्विनी वैष्णव, कैबिनेट ने क्या डिसीजंस लिए हैं उसकी जानकारी देते हुए, और भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत इस छठे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और ये HCL और फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर में ये जेवर एयरपोर्ट के नजदीक ही प्लांट लगाएंगे और इस प्लांट की लागत होगी, इस पर निवेश होगा करीब 3700 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी भारत की सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी से बढ़ते कदम को लेकर। बाजार भी तेज कदम बढ़ा रहा है और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 अंकों की तेजी निफ्टी में इस वक्त हो चुकी है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो रह गई है करीब 125 अंकों के आसपास की। तो एक बढ़िया अप मूव है, अच्छा पुलबैक लोअर लेवल से हम बाजार में देख रहे हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है तब से डिफेंस शेयरों की तेजी रोके नहीं रुक रही है। बेहतरीन हम रनअप देख रहे हैं। HAL, BL या फिर शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, सारे के सारे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ऑर्डर बुक किस तरह की है? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? इसकी बहुत ही एक सॉलिड रिसर्च की है हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार ने। कनिष्का के पास चलते हैं। कनिष्का बताइए, ये ठीक है एक सेंटिमेंटल ट्रिगर तो होता है, बाकी बताइए कि ऑर्डर बुक वगैरह की पिक्चर कैसी है और बड़े ट्रिगर्स और क्या हैं? भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते डिफेंस स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ आज के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो भारत फोर्ज, HAL, भारत डायनामिक्स और मैज़गांव डॉक जैसे शेयर्स में 2 से 7% तक की बढ़त देखने को मिली है। दमदार नतीजों के बाद गार्डन शिप बिल्डर्स में भी 11% तक की तेजी आज देखने को मिली है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें जिनकी वजह से डिफेंस सेक्टर फोकस में है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत देखी गई है, जिसके चलते हमें आने वाले समय में ना कि सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी कई ऑर्डर्स मिल सकते हैं इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को। ना ही सिर्फ छोटे बल्कि बड़े देशों से भी ऑर्डर्स आने की संभावना है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय शिप बिल्डिंग कंपनियों का जो ऑर्डर बुक का आंकड़ा है वो काफी तेजी से आने वाले समय में बढ़ सकता है। डिफेंस सेक्टर कंपनियों की री रेटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पिछले दिनों हुए पहलगाम हमले से लेकर अगर अभी तक का हम मूवमेंट देखें, जो 22 अप्रैल से अगर हम मूवमेंट देखें तो इन स्टॉक्स में 10 से 30% तक की तेजी भी देखने को मिल चुकी है। सरकारी डेटा भी डिफेंस स्टॉक्स के लिए काफी सपोर्टिव रहा है। FY25 में डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें से 92% ऑर्डर्स जो है डोमेस्टिक कंपनीज को दिए गए हैं। आउटलुक की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की करंट डिफेंस स्पेंडिंग जो है 1.9% है GDP से, लेकिन आने वाले समय में 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि स्पेंडिंग को 1.9% से 4% तक बढ़ाया जाए, जो कि डिफेंस सेक्टर कंपनीज के लिए काफी सपोर्टिव न्यूज है। चलिए, तो डिफेंस सेक्टर में तो मजबूती है ही। इक्विटी मार्केट में डिफेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में तेजी का एक्शन है, लेकिन ये तेजी का एक्शन क्यों है? मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशीकरण को जिस तरह से प्रावधान दिया है, साथ ही इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से प्रावधान दिया है, डोमेस्टिक कंपनियों को काफ़ी हद तक मौका दिया है। एक वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते थे हम आर्म्स एंड एमिनिशंस के, लेकिन अब डोमेस्टिक कंपनियों को भी ये मौका दिया जाता है कि वो डिफेंस सिस्टम में अपना योगदान दें और डिफेंस सिस्टम बिल्डिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी के जरिए कर कंट्रीब्यूट करें। और इसी के चलते रिकॉर्ड ग्रोथ गवर्नमेंट ऑर्डर बुक में पिछले कई क्वार्टर्स में देखने को मिली। और वित्त वर्ष 2025 की ही अगर बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर बुक की स्थिति जो है 2.1 लाख करोड़ के लेवल तक पहुंचती हुई दिखी है, जो कि हाईएस्ट एवर है अब तक। और उसमें 92% यानी कि 92% ऑर्डर्स जो हैं वो घरेलू कंपनियों को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस कंपनियों को दिए गए हैं। इसी से जाहिर तौर पर यह पता चलता है कि किस तरह से सरकार जो है वो काफ़ी हद तक भारतीय कंपनियों को एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है और विकास, ग्रोथ के दम पर आगे बढ़ने की एक
एक अनोखी अपॉर्चुनिटी दे रही है। चलिए ऑन दिस नोट एक बार क्विकली हम BTST STBT ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं और उसके बाद इवेंट्स भी आपको बताने हैं। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड्स कोई? जी अभी जिस हिसाब से मोमेंटम नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि GSFC में एक आने वाले समय में बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 201 202 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 196 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बाय करके चल सकते हैं। और जो हमारे जो टारगेट जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 214 तक के। तो GSFC में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा कि GSFC लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। इसी बीच बाजार में भी रिकवरी आती हुई बैंक निफ्टी निचले स्तरों से करीब 300 अंक रिकवर कर चुका है। 54,770 के लेवल्स पर निफ्टी निचले स्तरों से करीब 150 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए वहीं सेंसेक्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी का मूड देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली बेंचमार्क्स जो है इस वक्त रिकवर करते हुए। अजीत जी, आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड्स? देखिए यहाँ पे मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस में मानसी एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, बिकॉज काफी टाइम स्पेंड कर दिया है इसने अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करने में। करीब 2 हफ्ते का टाइम हो चुका है। आज के सेशन में तेजी का दौर है और जिस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो हाईएस्ट क्लोज है शायद ये पिछले करीब 4-5 महीने का। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। करीब करीब 638 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 607 के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप BTST करके जा सकते हैं। BTST का एक और ट्रेड जो कि अजीत जी की तरफ से हमें मिलता हुआ 638 के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए। सोनम, आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी हैं, तो डिफेंस पर एक टेक जरूर दीजिएगा। डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। ऑल इन ऑल डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस अब इन्वेस्टर फेवरेट भी बनते हुए हैं। जैसे आपने बात की कि इंडिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इंडियन डिफेंस ने कैपेबिलिटी दिखाई है। आई थिंक BEL की तरफ से आकाश तीर एक जो उनका डिफेंस सिस्टम था जिसका यूज इस ऑपरेशन में हुआ था और आई थिंक काफी सक्सेसफुल था, जिसमें काफी AI कैपेबिलिटीज और बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बन के आया। उससे आई थिंक ये प्रूव हुआ है कि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज इंडिजिनस काफी स्ट्रांग है। और जहां हम देख रहे थे इन कंपनियों को ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिल रहे थे, अब एंटिसिपेशन है कि ये ऑर्डर बढ़ते जाएंगे और मे बी एक्सपोर्ट में भी ये कंपनियां कंट्रीब्यूट करेंगी। यहाँ पे BEL की स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक। आपको एक ट्रेंड भी बनता दिख रहा है और वैल्यूएशन के लेवल पे भी काफी अच्छी वैल्यूएशन है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे डिफेंस स्टॉक्स पे एक नजर रखना काफी अच्छा रहेगा। चलिए, बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स पर अच्छा खासा एक्शन और ये एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी। इस बीच मिड कैप इंडेक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स जो है वो दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 600 अंकों की मजबूती के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स में तो तेज़ी थी ही, बेंचमार्क्स रिकवर कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स की तेज़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई। लास्ट 15 मिनट्स बचे हैं मार्केट क्लोजिंग को, लेकिन बाजार रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक खबर आपको बताते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होने वाला है। जी हाँ, दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को ओम्बुड्समैन सिस्टम को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये खबर क्या है, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का जो भार है वो बढ़ने जा रहा है वित्त वर्ष 2026 के अंदर। इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो ओम्बुड्समैन को लेकर अपना हिस्सा दिया जाता है वो अभी तक 50% ही था। 50% हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, 50% हिस्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर शिकायतें बढ़ रही है, ओम्बुड्समैन को जो कुल शिकायतें आ रही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई शिकायतें काफ़ी ज़्यादा है। अगर वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं 2 गुनी शिकायतें हैं। तो उसी को देखते हुए CIO के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो अभी कंट्रीब्यूशन 50% का दिया जाता था, बराबर का दिया जाता था, वो अब बदल के 31% और करीब 70% का कर दिया गया है। यानी 31% जो हिस्सा है वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा और 69% जो है वो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का दिया जाएगा। तो इसी वजह से
जो शाही कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, उन पर भार बढ़ेगा। देश भर के अंदर 17 ओम्बुड्समैन के ऑफिसेज हैं जिनका मकसद ये है कि जो भी शिकायतें होती हैं इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम तरह के इंश्योरेंस की जो शिकायतें होती है वो ओम्बुड्समैन के जरिए सुलझाई जाती है और 50 लाख रुपए तक का जो अवार्ड है उसकी जो शिकायत है वो ओम्बुड्समैन को की जाती है। बिल्कुल अनुराग, अहम जानकारी, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ी खबर, इस पर नजर रखी जाएगी। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी में लोअर लेवल से करीब 130-135 अंकों के आसपास की रिकवरी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो लॉसेज रह गए हैं आज के सत्र के वो रह गए हैं करीब 115 अंकों के आसपास की, यानी कल 450 पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तो 2 दिन में करीब 550 पॉइंट, 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट बाजार में है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एनआईटी लर्निंग के नतीजे आ गए हैं। अब मुनाफा बढ़ा है लेकिन एबिडा घटा है, 17% की गिरावट आई है एबिडा में, 80 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर है। आय बढ़ी है 8% और हम शेयर में देख रहे हैं कि तेजी हालांकि 4% के आसपास की है। कुछ पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, मार्जिन तो काफी गिरा है, 24.5 से गिर के करीब 19% के आसपास के मार्जिन रह गए हैं। एनआईटी लर्निंग, अजीत एक बार जरा चार्ट देखेंगे इसका आप। इसका सिंबल एक बार अभिषेक आप शेयर करेंगे? सिंबल मुझे भी चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करके आपको बताते हैं। नहीं ठीक है, मिल गया है अभिषेक। तो बेसिकली देखिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है और 530 से ये गिरावट का दौर चलता आ रहा है। हाल फिलहाल में 350 के पास एक बेस बनाने की कोशिश की और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी है, फंसे हुए हैं, इस रिबाउंड को उनको यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। कंसिडरिंग के ट्रेंड डाउन है तो करीब 400 410 का जोन है वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहां पे अगर ये रिकवरी आती है तो वहां तक आपको एक बार एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। साथ में 360 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 360 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एनआईटी लर्निंग के शेयर में। मेटल स्पेस से एक जरा शेयर आप चेक कीजिए जी लक्ष्मीकांत जी, वो है एनएमडीसी का। आपको लगता है कि ये शेयर कोई तेजी में है तो लॉन्ग कैरी करके जाएं क्योंकि डे हाई के आसपास क्लोजिंग देने जा रहा है ये? डेफिनेटली जिस हिसाब से आज के सत्र में निफ्टी मेटल्स इंडेक्स में तेजी आई है उसी का रुझान एनएमडीसी में मिल रहा है। आज का जो फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी अपने जो की रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है 71 के आसपास। 71 के ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर हमें यहाँ पर 77 से लेकर 79 तक के अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो आज करंट लेवल्स भी इसको बाय करके चला जा सकता है और हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो लेना है 67 रुपीज का। और अगर 71 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज मिलता है देन आफ्टर हमें 77 से लेकर 79 के लेवल्स हम एनएमडीसी में आने वाले समय में देख सकते हैं। में 4.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ, यहाँ से और तेजी के ट्रिगर्स नजर आएंगे। 79 तक के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पर दिख सकते हैं। ये टारगेट्स दिखने पर एक बार फिर से रिविजिट कर एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। इस बीच लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ ट्रेड क्लोज होने वाला है मार्केट चंद मिनटों में, लेकिन दिन भर की सुस्ती के बाद बाजार ने लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ ट्रेड में ही रिकवरी अटेम्प्ट की है। इस रिकवरी पर और बाजार की क्लोजिंग पर भी नजर रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इंडिकेटिव एक्शंस और क्यूज की अगर बात करें, आज ट्रेड डेटा आने वाले, इनफैक्ट कल ट्रेड डेटा आने वाले हैं। तो इंडिया के ट्रेड डेटा किस तरह के आते हैं, बिकॉज आईआईपी सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा, इन्फ्लेशन की तर्ज पर राहत मिली है। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा भी आज आए और कल अब
ट्रेड डेटा, तो ट्रेड डेटा पर नजर रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स की अगर बात करें, वॉलमार्ट के नतीजे आते हुए दिखेंगे और ग्लोबल बाजार में सीमेंस और अलीबाबा के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। भारतीय बाजार में कल निफ्टी की कोई कंपनी नहीं है जिसके नंबर्स है, लेकिन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, पीबी फिनटेक, बलरामपुर चीनी, ये कोचिन शिपयार्ड शिप बिल्डिंग स्पेस का वन ऑफ द स्टॉक जो कि लगातार चर्चा का विषय रहा है। शिप बिल्डिंग स्पेस और डिफेंस क्षेत्र ही चर्चा का विषय रहा है। उसी से जुड़ा एक स्टॉक कोचिन शिपयार्ड, इसके नतीजे भी कल आएंगे। नंबर से ठीक पहले देखिए 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। CESC के नतीजों पर भी फोकस रखना होगा, वहां पर भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। सो ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है और इस एक्शन के बीच कल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी देखने को मिलेगा। इस वक्त में जो कंट्रीब्यूटर्स की भी अगर बात करेंगे, कई सारे स्टॉक्स है जहां से एक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इन्फोसिस, M&M, TCS, भारती एयरटेल और रिलायंस जैसे काउंटर्स है। भारती एयरटेल नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में मजबूत मोमेंटम, दिन भर ये मोमेंटम जो है वो जारी रहा। नतीजों की ही अगर बात करें, कल नतीजे आते हुए दिखे और भारतीय एयरटेल के नंबर्स की पर्टिकुलरली अगर बात करें, आय में करीब 6% का इजाफा था। हालांकि डिफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट थे जिसके चलते मुनाफे पर असर ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन हमने आपको जब नंबर्स के अनुमान बता रहे थे तब भी कहा था कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है उस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। भारतीय एयरटेल 0.5% to 1% के गेन्स। अजीत क्विक टेक दीजिएगा, स्टॉक जो है क्लियरली रिएक्ट करता हुआ और दिन भर मजबूती दिखाने के बाद गेन्स हल्के से फ्रिजल आउट होते हुए। मानसी देखिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंटेड थे। पॉजिटिव रिजल्ट वही इंडिकेट कर रहा है कि हायर लेवल्स थोड़े प्रॉफिट टेकिंग है, बट टोन पॉजिटिव है। तो अगर आपके लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 1780 मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस इसके लिए बन गया है। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक बाय एंड डिप्स आप मेंटेन करके रह सकते हैं। ऊपर पे करीब 1950-2000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए में खरीदारी अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखने की राय। अजीत, लक्ष्मीकांत जी, सोनम जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, क्लोजिंग कॉल में आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज दिन भर सुस्ती दिखाने के बाद, कमजोर कारोबार दिखाने के बाद बाजार ने बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट किया और रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाने की पूरी तैयारी करते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ब्रॉडर मार्केट्स इनफैक्ट रिकवर कर ही रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स की चमक दिन भर बढ़ती रही। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते हमने देखा मेटल स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन। ये एक्शन अब भी बरकरार। टाटा स्टील, नाल्को स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, JSW स्टील, इन सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। कल गिरावट देख रहे थे IT स्टॉक्स, आज खरीदारी देख रहे थे। LTI माइंट्री, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फासिस, ये सारे स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती का एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन और क्लोजिंग के दरमियान भी ये एक्शन जो है वो बिल्कुल बरकरार नजर आएगा। आउटलुक कमजोर था टाटा मोटर्स का और इसी के चलते स्टॉक दिन भर कमजोरी दिखाने के बाद 2% के डाउन ट्रेंड्स के साथ ही ट्रेड करता हुआ और वहीं पर क्लोजिंग भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1-1.5% की गिरावट पर होती हुई। लेकिन आज डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स का दिन था। डिफेंस क्षेत्र में जबरदस्त एक्शन, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में बढ़िया तेजी। गार्डन रीच शिप बिल्डर स्टॉक ऑफ द डे, मजबूती की चाल, 17% तक के गेन्स, काफ़ी अच्छे नंबर्स और नंबर्स का एक्शन स्टॉक में दिन भर दिखता हुआ। 2214-15 के लेवल्स पर ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक में भी 4 से लेकर 11% तक की तेजी देखने को मिली। अच्छा, आज रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बाजार को बढ़िया तरीके से संभाला। मैक्रोटेक, DLF, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक्शन बैक्ड कामकाज देखने को मिला। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रेलवे स्टॉक्स ने भी रफ्तार पकड़ी। रेलटेल, इरकॉन, टीटागढ़ वेगन, जुपिटर वेगन, ये सारे स्टॉक्स में हमने करीब 3 से लेकर 8% के इजाफे के साथ मजबूती के साथ क्लोजिंग देखी। आज के सत्र में ही रिजल्ट बैक्ड एक्शन और इस एक्शन से ठीक पहले और इस एक्शन के चलते जुबिलेंट फूड, टाटा पावर, बर्जर पेंट्स, अपोलो टायर्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहे। और ऑफ कोर्स कल भी जो तमाम नतीजे आने वाले हैं उससे ठीक पहले हमने कुछ तमाम स्टॉक्स जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, CSC का जिक्र किया, जहां पर अच्छी खासी मजबूती नंबर से ठीक पहले स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बाजार की क्लोजिंग इस वक्त आपके स्क्रीन पर 24,684 के स्तर पर करीब 106 अंकों की तेजी के साथ 24,500 के पार, 24,600 के भी पार। तो आज भी
मजबूती का ट्रेंड या कह सकते हैं कि सधी हुई शुरुआत, फिर दिन भर की सुस्ती और बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट्स में बेंचमार्क्स के मुकाबले और ज्यादा तेजी देखने को मिली। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।